दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं और सभी खबरों की शुरुआत करते हैं वन बाय वन। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को पेंशन और 21,000 रुपये की मांग की गई है। आपको बता दें ये खबर कहाँ से है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से ये खबर प्राप्त हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई और जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें ज्ञापन में 21,000 रुपये वेतन न्यूनतम मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें एसडीएम धीरेन्द्र सिंह को यह ज्ञापन सौंपा गया और इनके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भेजा गया है। आपको बता दें ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पेंशन की व्यवस्था की जाए, साथ ही उन्हें पेंशन के रूप में 10,000 रुपये मासिक दिया जाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें पेंशन की मांग क्यों कर रही हैं, उसकी भी वजह समझिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर किया जा रहा है 62 वर्ष की आयु में। इसी कारण से पेंशन दिए जाने की मांग कर रही हैं। जो बहनें 10,000 रुपये वेतन किए जाने की पेंशन दरअसल किए जाने की मांग कर रही हैं, उतना तो वेतन उत्तर प्रदेश में सरकार देती भी नहीं है। उससे दुगनी पेंशन की बात लगभग की जा रही है तो असंभव हो, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें वेतनमान 21,000 रुपये किए जाने की मांग कर रही हैं। साथ ही पेंशन जो है 10,000 रुपये की मांग कर रही हैं और इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। जिलाध्यक्ष पूनम बिश्नोई इन्होंने ज्ञापन जो है एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भेजा है। आप क्या कहते हैं, मांग पूरी होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दिए। अगली खबर आपको बता दें, लगातार आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की से खबर है। आपको बता दें खानपुर विकासखंड में बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण माह का शनिवार को हालांकि समापन हो चुका है। अलग अलग तिथियों में समापन हो रहा है चूँकि कोरोना वायरस चल रहा था। इस कारण से बहुत सारे जिलों में या फिर बहुत सारे राज्यों में जो है सितंबर माह में जो पोषण माह मनाया जाता है, लेकिन सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह ना मनाते हुए सितंबर में मनाते हुए दरअसल आपको बता दें कुछ दिनों बाद मनाते हुए प्रोसेस शुरू हुई थी। कहीं कहीं सितंबर 1 तारीख से शुरू हो गई, कहीं कहीं ऐसा हुआ कि 5 या 10 सितंबर से शुरू हुआ था ये अभियान। आपको बता दें प्रत्येक साल राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है और पूरा सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के नाम होता है। आपको बता दें बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखंड ने पोषण माह के तहत गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खानपुर विकासखंड में चल रहे पोषण माह का समापन हुआ। खानपुर की बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजेश्वरी रावत ने पोषण माह का समापन कर दिया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को गर्भधारण के समय से ही खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए और खान पान सही रहेगा तो स्वस्थ और बच्चा भी उनका सही रहेगा। ये जानकारी दी। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें दल्लाबाला आंगनबाड़ी केंद्र की महिला कार्यकर्ता पिंकी सैनी दरअसल और सविता गोवर्धनपुर की सहायिका संतोष रानी को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता ही अकेला अहम भूमिका निभाती हो, कहीं ना कहीं सहायिकाओं को भी इसमें सम्मान पाने का हक है। इसी कारण से कार्यकर्ता और सहायिका दोनों को ही सम्मानित किया गया है। खैर अगली खबर आपको बता देते हैं, झारखंड के जमशेदपुर से भी 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग उठने लगी। आपको बता दें पहले आंगनबाड़ी बहनें जो है 18,000 रुपये वेतन की मांग कर रही थी, लेकिन अब 21,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। झारखंड के जमशेदपुर से खबर आ रही है। स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। फेडरेशन की झारखंड इकाई की प्रमुख पुष्पा महतो के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मियों ने उपायुक्त को 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। आपको बता दें 8 सूत्री मांग पत्र में आंगनबाड़ी आशा एवं मध्याह्न भोजन कर्मियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी मानते हुए नियमानुसार वेतन, अवकाश, मेडिकल भत्ता और सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की मांग की गई है। तो बड़ी खबर है। आपको बता दें झारखंड से ये खबर आपको बता रहे लगातार सभी राज्यों से एक ही मांग उठ रही है कि राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए संविदा कर्मचारियों को। अगली खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। दरअसल आंगनबाड़ी ऑफिशियल कर्मचारियों की मंडल कार्यकारिणी का गठन हो गया है और सहारनपुर जनपद से ये खबर है। आपको बता दें बाल विकास पुष्टाहार विभाग आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मंडल कार्यकारिणी का गठन हुआ है। प्रांतीय पदाधिकारियों व जिला कार्यक्रम अधिकारी की मौजूदगी में संदीपन यादव जो है अध्यक्ष
चुने गए हैं। जिला कार्यक्रम व चुनाव अधिकारी आशा त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधान सहायकों और ऑफिशियली कर्मचारियों की बैठक में मंडल कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें संदीपन यादव अध्यक्ष, राकेश शर्मा मंत्री, देवेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष सहित जो है अन्य लोग जो है अन्य पदों पर चयनित हुए हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं, दरअसल देहरादून से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ की जो मंत्री हैं रेखा आर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर भी पहल की जा रही है और आगामी समय में इसको लेकर एक बड़ी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। हालांकि वादे तो मंत्री कई करे हैं आंगनबाड़ी कर्मियों से, लेकिन जब तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ता तब तक हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए विगत दिनों किया, वाकई बहुत अच्छा है। वहाँ पर 65 साल की आयु में आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही उनको एक मुश्त राशि की घोषणा भी की, ऐलान किया। वाकई में ऐसा अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बता दें, राजस्थान सरकार में भी आंगनबाड़ी सहित अन्य संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने पर भी विचार चल रहा है। और हालांकि जो एक कमेटी तैयार की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है विगत दिनों। और अब देखने वाली बात है कि चर्चाओं में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि दिवाली से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख संविदा कर्मचारी परमानेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 1.5 लाख ही क्या संविदा पर राजस्थान में कर्मचारी काम कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या मानक रहेंगे, क्या नियम रहेंगे परमानेंट करने के, उस पर भी विचार होगा, निश्चित तौर पर हो चुका होगा। और क्या आंगनबाड़ी कर्मी इस दायरे में आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी भी परमानेंट अभी नहीं है, संविदा पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर काम कर रहे हैं। चूँकि वहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही थी कि 2000 के पहले से जो कर्मचारी लगे, दरअसल 2001 के पहले से जो कर्मचारी लगे हुए उनको ही परमानेंट किया जाएगा। अब उसके बाद जो कर्मचारी लगे हैं वो परमानेंट होंगे या फिर नहीं, अब देखते हैं। ऑफिशियली जो भी राजस्थान सरकार जानकारी रिलीज करती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ ही अपडेट चाहिए तो आप लाइक जरूर करिएगा। आपको बता दें, अगली खबर जो है मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी खुलने का समय निर्धारित करने को लेकर यूनियन ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, अनलॉक गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोले जा सकते हैं और हालांकि अभिभावक अपने परमिशन देंगे, खुद परमिशन देंगे तभी बच्चे स्कूल जाएंगे। और स्कूल जब खुलेंगे तो नौनिहाल वाले स्कूल भी खुल सकते हैं। इसको अनुमानित करते हुए आंगनबाड़ी संगठन जो है एक समय की मांग कर रहे हैं ताकि इसी समय पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलें। आपको बता दें, श्योपुर जिले से खबर है। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय निर्धारण करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं को काम के दौरान आ रही परेशानियों को भी दूर करने का उल्लेख किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की अध्यक्ष जो है राजकुमारी राजपूत, इन्होंने बताया कि कोरोना काल ने पूरे देश के स्कूल जो है बंद चल रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी लगातार खुलती रही। आंगनबाड़ी खुलती रही का मतलब ये है कि वो लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करते रहे। केंद्रों पर हितग्राहियों को नहीं लाया गया, घर घर अभियान चलाया गया और पुष्टाहार सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का समय पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है कि 9 से 1 बजे तक है और इसी की तर्ज पर श्योपुर जिले की आंगनबाड़ियों का समय भी 9 से 1 किया जाए। इसके अलावा कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह द्वारा भेजे जाने वाले नाश्ते का पेमेंट मात्रा से अधिक लेने की शिकायत भी यूनियन ने की थी। डीपीओ ओपी पांडे ने कार्यकर्ताओं द्वारा बताए समय अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने पर सहमति व्यक्त कर दी है। तो ये अच्छी जानकारी है। आपको बता दें, शीघ्र ही यूनियन के साथ बैठक कर भोजन वितरण में आ रही समस्या को दूर किया जाएगा, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों जानकारी बड़ी अहम है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से ये खबर है हम जो आपको बता रहे हैं। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं। कोरोना काल में देहरादून की 1897 आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वाकई में आप लोग चकित हो रहे होंगे, जहाँ पर प्राइमरी और जूनियर विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा नहीं ग्रहण करा पा रहे हैं, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में कैसे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई, तो इसको जान लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून से ये खबर है। दरअसल आपको बता दें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर राजधानी के 1897 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले 19,465 नौनिहालों को ऑनलाइन ज्ञान मिल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और डिजिटल पेरेंट्स मार्गदर्शक कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टडी मटेरियल में जो ऑडियो होती है, वीडियो होती है, वो प्रोवाइड कराई जा रही है।
आपको बता दें कोरोना काल में इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे को तो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल रहा था, लेकिन देहरादून जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों तक व्हाट्सएप के जरिए ज्ञान पहुंचाने की मुहिम शुरू की और इसी सप्ताह से इसकी शुरुआत भी कर दी गई। बच्चों के साथ अभिभावक भी इस पहल की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना स्मार्टफोन ना ही इंटरनेट है, ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है और ताकि जो बच्चे हैं पढ़ाई कर सकें। अब ऐसे में सवाल है कि स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट नहीं, तो कैसे व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि डीएम का कहना है वह कुछ ना कुछ तरीके आजमा रहे हैं जिससे बच्चों तक शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो। आपको बता दें बच्चों और अभिभावकों में साफ सफाई के साथ ही रोजाना योग करने की भी अपील की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, इन्होंने बताया कि डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पहले ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित सामग्री एकत्रित की गई। पहले सीडीपीओ पर्यवेक्षकों आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मेराकी फाउंडेशन की मदद से अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इस सप्ताह से एजुकेशन सामग्री व्हाट्सएप के जरिए बच्चों तक पहुंचानी भी शुरू कर दी है। और वहीं डीएम का कहना है कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑडियो यानी कि आवाज़, वीडियो, चलचित्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल उपलब्ध हो सके। और इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी ये बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पहल काफ़ी सराहनीय है और अभिभावक भी प्रशंसा कर रहे हैं इस पहल को। आप इस पहल से कितना सहमत है, कमेंट में बताइएगा। जाते जाते एक बड़ी ही हैरानियत वाली खबर आपको बता देते हैं। उत्तरांचल नैनीताल से खबर है, महिला बाल विकास की सुपरवाइजर का वेतन रोका गया है। आहरण वितरण अधिकारी की जगह खुद हस्ताक्षर किए। पहले तो मामला जान लेते हैं। रुद्रपुर से ये खबर है, वेतन संबंधित प्रपत्रों पर आहरण वितरण अधिकारी के स्थान पर जसपुर की सुपरवाइजर स्वयं ही वेतन संबंधित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर फाइल कोषागार में लगा दी। मामले का जब खुलासा हुआ तो जसपुर सीडीपीओ ने उनके अगस्त से उनके वेतन को अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही इस मामले की जांच चल रही, उम्मीद है कि इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें जसपुर ब्लॉक में धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। जसपुर में कुल 83 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित बताए जा रहे हैं। यहाँ की सुपरवाइजर कमलेश राणा पर आरोप है कि उन्होंने वेतन संबंधित प्रपत्रों पर सीडीपीओ यानी कि आहरण वितरण अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर कोषागार में फाइल लगाया, जबकि बिल और वेतन संबंधित सभी कार्य अब ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, ऐसे में मामला प्रकाश में आने पर जसपुर सीडीपीओ गौरव पंत ने उनके वेतन आहरण पर रोक लगा दी। आहरण का मतलब निकासी। सीडीपीओ पंत ने यह भी जानकारी दी है कि सुपरवाइजर कारनामा पहली बार नहीं कर रही हैं, बल्कि इस तरह की यह तीसरी घटना है। ये बताया ये भी जा रहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठाल दी गई है और इसके बाद इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वाकई में कमाल की बात, बाल विकास विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे झारखंड की, चाहे राजस्थान की, सभी जगहों से हमें खबरें प्राप्त होती रहती है। कहीं सुपरवाइजर, कहीं सीडीपीओ, तो कहीं डीपीओ और कहीं निदेशालय में बैठे निदेशक भ्रष्टाचार करने से चूकते नहीं हैं। लगातार खबरें प्राप्त होती हैं, उन खबरों के आधार पर आपको हम सच्चाई भी दिखाते रहते हैं। खैर, यहाँ पर सभी खबरें ख़त्म होती हैं और एक अपडेट आपको दे दे। हालांकि इस बारे में हमने पहले ही जानकारी आपको दे दी बहुत पहले, लेकिन फिर भी हमारी बहनें हैं आंगनबाड़ी कर्मी हैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे। परंतु क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनके मन में भी सवाल उपज रहे थे, यानी उत्पन्न हो रहे थे कि भाई जो पंजीरी है क्यों बंद कर दी जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें लगातार हम आपको नवनीत जेएमएच चैनल के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं। पंजीरी उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई है। चूँकि रीजन क्या है लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंजीरी क्योंकि स्वयं सहायता समूह अब वितरित करेंगे और उनको वितरण करने में अभी समय लग जाएगा और पहले उत्पादन होगा फिर वितरण होगा। बिना उत्पादन करे वितरण तो किया नहीं जा सकता है, तो पहले उत्पादन बहुत ही ज़रूरी है। अब स्वयं सहायता समूह का स्पष्ट कहना है कि उत्पादन में अभी समय लगेगा। तब तक सूखा राशन जैसे हुआ गेहूँ, चावल, दाल, घी और दूध, ये सब मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट में मोहर लगा दी है और उत्तर प्रदेश में ये सब मिलेगा और निश्चित तौर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये सब मिलेगा। लेकिन
पोषाहार जो है पंजीरी जो है कुछ समय के लिए विराम है, अभी नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पर स्टॉक हो तो हो सकता है कि आपके केंद्रों तक पहुंचा दी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने चूँकि जो है कंपनियों ने टेंडर ही नहीं लगे, टेंडर नहीं डले हैं, तो फिर उत्पादन नहीं होगा तो वितरण कैसे होगा, स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है। तो अब कंपनी का जो दलाली और भ्रष्टाचारी सिस्टम था ख़त्म कर दिया गया और किसी भी कंपनी के नाम टेंडर नहीं हुए हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी पुष्टाहार आएगा पहले उत्पादित करेंगी महिला स्वयं सहायता समूह के लोग उत्पादित करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और वही उत्पादित कर फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, वितरण का काम करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुलभता से पोषाहार भी आ सकेगा। फिलहाल इतनी ही अपडेट थी और ज़्यादा अपडेट के लिए jmhnews.in पर भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें भी प्राप्त हो जाएंगी, साथ ही लेटेस्ट अपडेट भी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।